हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं हमारे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो कि है सॉल्यूशंस। सो दिस इज़ वन शॉट वीडियो एंड बेसिकली ये आपको 2 पार्ट्स में मिलेगी एंड इसका नेक्स्ट पार्ट जो है जल्दी अपलोड हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो जैसे कि हम सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आएगा वो क्या होगा, सॉल्यूशंस। तो हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो होता है एक होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। अब होमोजेनस मिक्सचर का क्या मतलब है? होमोजेनस का मतलब बेसिकली ये है कि जो हमारा कॉम्पोजिशन है ना, मतलब जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं तो वही तो एक सॉल्यूशन है। तो वो जो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है उसका जो कॉम्पोजिशन है दैट वुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, तो ये हो गया होमोजेनस मिक्सचर। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एंड अगर ये भी नहीं समझना है तो सिंपल सॉल्यूशन क्या है, जिसमें एक सॉल्यूट है और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। दोनों ही जो हैं ये हमारे कंपोनेंट्स होंगे ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है दैट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। सॉल्यूट मतलब ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। अब जो हमारी फिजिकल स्टेट है किसी भी सॉल्यूशन की वो कौन डिसाइड करेगा? फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, तो वो हमेशा डिसाइड करता है हमारा सॉल्वेंट। क्यों डिसाइड करता है? क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। सपोज एक लिक्विड सॉल्यूट है और जो हमारा सॉलिड है वो सॉल्वेंट है, तो जो फिजिकल स्टेट है वो क्या आएगी, वो सॉलिड आएगी। सिमिलरली अगर जो सॉल्वेंट है मेरा वो गैस होगा तो जो भी उसकी फिजिकल स्टेट होगी वो गैस है। मतलब समझ में आ गया ना, जो भी सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है वही सोल्यूशन की भी फिजिकल स्टेट होगी। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन का कंप्लीट। इसके बाद आता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब कितना हमारा सल्यूट या फिर सॉल्वेंट प्रेजेंट है। मतलब जो 2 हमारे कंपोनेंट्स हैं सल्यूट और सॉल्वेंट, कितना अमाउंट प्रेजेंट है इन द सोल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। उससे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एंड जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो जाती है। ठीक है, विच मीन्स वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें हमारा वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी। जिसमें वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ मास आ रहा है, उस केस में वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि जो हमारा मास है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज नहीं होता है बट वॉल्यूम चेंज होता है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे मोलालिटी एंड मोलारिटी। तो मोलारिटी जो होती है ना उसमें आती है वॉल्यूम, मोलालिटी वाले में आता है मास। तो ये जो है ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है बट यहाँ पे मास आ रहा है, सो दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। एंड इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है हमारा वो है मास परसेंट, कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए। एंड इसको हम वेट बाय वेट भी लिखते हैं। अब बिकॉज यहाँ पे मास परसेंट है विच मीन्स मास ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट हम कोई सा भी ले सकते हैं, सल्यूट का भी निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट का भी। तो मास ऑफ द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बिकॉज यहाँ पे मास आ रहा है इसलिए 100 ग्राम आया है, वॉल्यूम होगा तो 100 मिलीलीटर हो जाएगा। अब फॉर्मूला इसका, सपोज मुझे जो ये मास परसेंट निकालना है ये ए कंपोनेंट का निकालना है। ए सपोज मेरा सल्यूट है एंड बी सपोज मेरा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अगर मुझे मास परसेंट निकालना है या फिर वेट बाय वेट निकालना है ऑफ ए, तो उस केस में मैं ऊपर क्या लूँगी, ऑब्वियसली ए का मास को हम जनरली W से डिनोट कर देते हैं। अगर आप M से समझना चाहते हो वो भी समझ सकते हो, WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100 बिकॉज परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया है। WA इज़ द मास ऑफ द सल्यूट एंड WB इज़ द मास ऑफ द सॉल्वेंट। ऑब्वियसली नीचे क्या आना है, सल्यूशन का मतलब सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को ऐड कराएंगे तभी जाके तो नीचे सल्यूशन का टोटल मास आएगा, तो इसीलिए नीचे दोनों को ऐड करा रखा है। तो ये सिंपल है। उसके बाद जो सेकेंड है वो है वॉल्यूम परसेंट या फिर V बाय V से लिखेंगे। अब एक और चीज़ इसमें ये होगा यूनिटलेस। यूनिटलेस क्यों है? क्योंकि ये ऊपर भी हमारा मास की यूनिट है, नीचे भी मास की यूनिट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ग्राम अपॉन ग्राम कैंसिल हो गए, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी आ गई। ऑल्सो अगर सपोज मैंने ए का निकाल दिया, ये कोई परसेंट आ गई है, ए की सपोज परसेंट मेरी आई है 52%, तो बी के लिए दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 100 माइनस 52 कर दो, दूसरे की आ जाएगी। बिकॉज दोनों की परसेंटेज को ऐड कराएंगे तो 100% ही आएगा। तो एक की अगर निकाल ली है तो दूसरी निकालने की ज़रूरत नहीं है, 100 से खाली सब्ट्रैक्ट करा देना। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंट में भी यही होगा कि अगर एक का आ गया है परसेंटेज, दूसरे का निकालना है तो 100 से माइनस करा दो। अगेन ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन।
तो डेफिनेशन जो है वो तो काफ़ी सिंपल सी है, फॉर्मूला भी सिंपल है। अगर वॉल्यूम परसेंट मुझे अगेन ए का निकालना है तो VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। अगर सपोज मैं बी का निकाल रही हूँ पहले, तो उस केस में क्या आ जाएगा, VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। बी का निकाल रहे हैं तो ऊपर बी का आ जाएगा, नीचे तो दोनों का एडिशन ही आएगा क्योंकि हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन में दोनों ऐड अप ही होंगे। उसके बाद आता है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसे W बाय V हम लिख देंगे। मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब है मास ऑफ कंपोनेंट, जितना भी मास प्रेजेंट है, इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन। समझ में आ गया। बाय वॉल्यूम है इसीलिए जो सोल्यूशन है उसमें हमने वॉल्यूम की यूनिट ली है, ऊपर मास है तो इसीलिए हमने मास ले लिया है। उसके बाद आता है ppm जो कि इम्पॉर्टेंट है। ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो कोई भी क्वांटिटी अगर बहुत छोटे अमाउंट में प्रेजेंट है, सपोज जैसे हवा है, उसमें कोई हम एक डस्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो हवा तो मतलब पूरे वर्ल्ड में ही है ना, तो विच मीन्स इतनी ज़्यादा हवा है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो कुछ अमाउंट में ही तो प्रेजेंट होगा। तो पार्ट्स पर मिलियन ये जो यूनिट है ये हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जिससे भी हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कोई सोल्यूशन है उसमें बहुत कम उसका अमाउंट प्रेजेंट है, तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब इतने ज़्यादा मिलियन के पार्ट्स में उसका खाली एक पार्ट है या दो पार्ट है, इस तरह से आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हमारा आ जाएगा, अगर सपोज आप मास के फॉर्म में निकाल रहे हो तो WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 10⁶, बिकॉज हम मिलियन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर वॉल्यूम के फॉर्म में निकाल रहे हो तो VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 10⁶। तो पार्ट्स पर मिलियन आई होप समझ में आ गया होगा कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट हो किसी भी चीज़ का। एंड फॉर्मूला जो है वो हमारा ये आ जाएगा। इसके बाद मोलारिटी और मोलारिटी, वो जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। देन इसके बाद है मोलारिटी। मोलारिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। आई डोंट नो क्यों ये डिफिकल्ट लगता है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई इसमें रटना भी नहीं है, एक बार देखोगे आपको याद हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखो अगर यहाँ पे मोलारिटी वैसे तो हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आया है, नीचे क्या है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन विच मीन्स वॉल्यूम, तो अपॉन V, सिंपल। अब यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला देखना है, नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास को कैपिटल W ले लेती हूँ, मोलर मास को वैसे तो हम कैपिटल M लेते हैं, बट यहाँ पे बिकॉज मोलारिटी को ऑलरेडी डिनोट कर रहे हैं तो M डैश ले लेते हैं इंटू V। बट ये जो V है ये हमेशा लीटर में होना चाहिए, अगर लीटर में नहीं है तो लीटर में हमेशा चेंज करना। सपोज आपको 200 मिलीलीटर गिवन है तो इसे 0.2 लीटर में चेंज करना, तभी जाके यहाँ पे पुट करना। इसकी जो यूनिट है इसकी होती है मोल और इसकी होती है लीटर, तो कितनी आ जाएगी मोल पर लीटर, या फिर हम कैपिटल M से ही उसे डिनोट करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे मास निकालना है तो क्या आ जाएगा M डैश V। अब यहाँ पे अपॉन 1000 सिर्फ तब आता है जब जो V है आपने वो मिलीलीटर में लिया हो। एंड मैं वैसे ही बता रही हूँ, अगर 200 मिलीलीटर गिवन है तो उसे हमेशा लीटर में चेंज करना, उसके बाद जाके ही इस फॉर्मूले में पुट करना। तो इसमें और कुछ नहीं है, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। उसके बाद जो मोलालिटी है वो भी सिंपल है। मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर तो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सोल्यूशन नहीं आता है, यहाँ पे क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। तो यहाँ पे इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। n अपॉन यहाँ पे हम अगेन मास ले रहे हैं, इसको मैं स्मॉल m डैश ले लेती हूँ। ये है मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, समझ में आ गया। तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू अगेन इसके बदले W अपॉन कैपिटल M डैश पुट कर दूंगी। तो अगर मुझे यहाँ से W निकालना है तो M डैश एंड M डैश। अगेन ये जो हमारा है ये हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए, जैसे कि ये लीटर में होना चाहिए। तो अगेन अगर यहाँ पर आपको गिवन है ये ग्राम में, तो पहले इसे किलोग्राम में चेंज करना। अगर 2 ग्राम गिवन है तो उसे आपको किलोग्राम में चेंज करना है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आ गए। मोलारिटी काफ़ी सिंपल है, आई होप आपको ये सारे ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमारे पास एक और आता है जो कि है हमारा मोल फ्रैक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी आगे जब हमारा हेनरीज लॉ एंड ऑल आएगा तभी भी जाके ये यूज़ होगा। तो इसे हम डिनोट करते हैं x से। तो इसका क्या मतलब है, सपोज एक A कंपोनेंट मैंने ले लिया, जैसे हम कह रहे थे ना A और B, तो ये है मेरा सल्यूट एंड ये है मेरा सॉल्वेंट। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ द सल्यूट तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल है, जैसे हमने अभी बाकियों में किया था वो ही सेम है।
इट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का निकालना है, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। जैसे वहाँ पे हम टोटल वॉल्यूम ले रहे थे सोल्यूशन की, टोटल मास ले रहे थे सोल्यूशन का, वैसे ही यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और आता है XA + XB इज इक्वल्स टू 1, विच मीन्स अगर मेरी XA की वैल्यू आ गई है, XB कैसे आएगा, 1 माइनस करके। जैसे वहाँ पे 100 से माइनस कर रहे थे बिकॉज वहाँ पे परसेंटेज थी, तो यहाँ पे हम 1 से माइनस करेंगे बिकॉज यहाँ पे कोई परसेंटेज एज सच नहीं है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें थी ये सारी कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम घोल रहे हैं तो वो सॉल्युबिलिटी हो गई है। मतलब अगर मैं एक सल्यूट ले रही हूँ, सपोज मैं चीनी ले रही हूँ, उसे मुझे पानी में घोलना है, तो वो क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई कि कितने ईजिली वो घुल जा रही है उसमें, ठीक है। एंड कितना मैक्सिमम अमाउंट जो है चीनी का वो मैं पानी में घोल सकती हूँ, बेसिकली वो सॉल्युबिलिटी हो गई, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है। इसके बाद आता है जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, एंड यहाँ पे हम ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, मतलब वही चीनी को अगर हम पानी में घोल रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो होता है नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, हमने ये सुना होगा लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यही चीज़ है। अगर जो मेरा सल्यूट है वो पोलर है तो मेरा जो सॉल्वेंट है वो भी पोलर होना चाहिए, सिर्फ तब जाके उसमें वो घुल सकता है, ठीक है। और अगर जो सल्यूट है वो नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी मेरा नॉन पोलर ही होना चाहिए। सेकंड जो है वो होता है टेम्परेचर। अब देखो प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं, अगर मैं चीनी और पानी को घोलना चाहती हूँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो ऑब्वियसली वो जल्दी घुलेगा ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड होता है प्रेशर। अब अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें, दोनों ही नॉन कंप्रेसिबल होते हैं बिकॉज सॉलिड को वैसे भी बिल्कुल कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, लिक्विड को टू सम एक्सटेंट किया जा सकता है, बट एज कम्पेयर टू गैसेस लिक्विड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, राइट। तो प्रेशर का ज़्यादा कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, देखो अभी हमने देखा लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो जो ग्लूकोज है वो H2O में कैसे डिज़ोल्व हो जाता है, क्यों होता है, बिकॉज H2O हमारा पोलर है, ग्लूकोज जो है वो नॉन पोलर है, तो वो इसमें क्यों डिज़ोल्व होता है। तो वैसे तो ये आपका बायोमोलिक्यूल्स वाले में भी है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। H2O जो है पानी है, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। यहाँ पे जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, तो इसमें बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं ना हमारे, हाइड्रोक्सिल। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं विद दिस, जिसकी वजह से सॉल्यूबल होता है इन वाटर। वैसे भी अगर आपको कोई भी चीज़ गिवन है ना, आपसे पूछा गया है ये पानी में सॉल्यूबल क्यों है, अगर आपको कुछ भी रीज़न नहीं आता है ना, सिंपल जाके वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लेना। अगर आपसे पूछा गया है कि क्यों पानी में सॉल्यूबल है, तो वहाँ पर बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी सिंपल हैं। इसके बाद हम देखते हैं यही वाला टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। कुछ टर्म्स आते हैं वो हम देख लेते हैं, देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे हम मूव ऑन करेंगे। अब देखो यहाँ पे है डिसोल्यूशन देन क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन या फिर डिसॉल्व होना, कोई चीज़, जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, चीनी अगर पानी में घुल रही है तो उसका मतलब क्या है, वो डिसॉल्व हो रही है। तो डिसोल्यूशन का क्या मतलब है, जब हम एक सल्यूट को ऐड कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट में, बिकॉज पानी क्या है हमारा, सॉल्वेंट है ना, तो जब भी हम सल्यूट को ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में एंड जो सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जा रहा है, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, डिसोल्यूशन। वैसे तो आप खुद ही समझ रहे हो कि अगर चीनी को पानी में घोल रहे हैं तो वो डिसोल्यूशन है, विच मीन्स जो सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इंक्रीजिंग इन द सॉल्यूशन। उसके बाद आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, डिसोल्यूशन का उल्टा क्रिस्टलाइजेशन है, विच मीन्स जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं हमारे वो घुल चुके हैं, बट अब वो क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं एंड देन बाहर आ जा रहे हैं, विच मीन्स डिसोल्यूशन का मतलब घुल रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब जो सल्यूट पार्टिकल्स थे वो बाहर आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है, जब सल्यूट पार्टिकल्स कंबाइन हो रहे हैं एंड दे गेट separated out, तो solute particles get separated out of the solution, हम इस तरह से इसे कह सकते हैं। तो समझ में आ गया डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इसके बाद आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, बहुत सिंपल है, जब जो डिसोल्यूशन है एंड जो क्रिस्टलाइजेशन है वो सेम रेट पे अकर कर रहे हैं, मतलब जितने चीनी के मॉलिक्यूल्स मेरे घुल रहे हैं पानी में उतने ही क्रिस्टलाइज होके बाहर आ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक इक्विलिब्रियम में होगा ना, इसी को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कह दे रहे हैं। उसके बाद आता है सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेट का मतलब
मतलब इससे ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं डाल सकती हूँ। अगर मैं कहूँ यार मैं पढ़ रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गया है, विच मीन्स और मैं दिमाग में नहीं डाल सकती हूँ और मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन इन विच नो मोर सल्यूट कुड बी एडेड, एंड जिसमें मोर सल्यूट कुड बी एडेड वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें और ज़्यादा सल्यूट मैं नहीं ऐड कर सकती हूँ। सपोज मैंने बहुत कम पानी लिया है, उसमें चीनी घोल दी है, बहुत कम पानी लिया है, ठीक है, उसमें चीनी डालते जा रही हूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई और जो मेरी चीनी है वो घुलेगी ही नहीं पानी में, तो वो हो जाएगी सैचुरेटेड सोल्यूशन की कंडीशन। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें मैं और सल्यूट डाल सकती हूँ। तो आई होप ये जितनी भी चीज़ें थी ये अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हमारी लिक्विड इन अ लिक्विड में सॉल्युबिलिटी आती है, जिसमें हमारे 3 तरह के सोल्यूशन आ जाते हैं। अगर हम लिक्विड इन अ लिक्विड की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है मिसिबल सोल्यूशन, देन आता है पार्शली मिसिबल, वैसे तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि क्या है ये चीज़ें, एंड थर्ड आता है हमारा इमिसिबल। मिसिबल का मतलब जो दोनों लिक्विड्स आपस में ईजिली घुल जा रहे हैं, ईजिली डिजॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम पार्शली मिसिबल की बात करें तो वो पार्शली डिजॉल्व हो रहे हैं एक दूसरे में, कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। ऊपर वाले केस में कंप्लीटली हो रहे हैं, ठीक है, और नीचे वाले में पार्शली होंगे, कंप्लीटली नहीं होंगे, यहाँ पे डिजॉल्व ही नहीं होंगे, ठीक है। इमिसिबल लिक्विड्स अगर हैं तो वो दोनों लिक्विड्स आपस में नहीं घुलेंगे। तो ये हो गया बहुत सिंपल सा है लिक्विड इन अ लिक्विड में मिसिबल, पार्शली मिसिबल एंड इमिसिबल। इसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो हमने सॉलिड इन अ लिक्विड देख लिया, लिक्विड इन अ लिक्विड देख लिया, अब हम देख रहे हैं गैस इन अ लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज़ जो इसे अफेक्ट करेगी वो ही जो नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट था, विच मीन्स दोनों ही अगर पोलर हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो अगर दोनों ही पोलर हैं तो ईजिली घुल जाएंगे, अगर दोनों नॉन पोलर हैं तभी भी घुल जाएंगे, अगर एक पोलर दूसरा नॉन पोलर तो नहीं डिजॉल्व होगा, ठीक है। मतलब सॉल्युबिलिटी क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो अगर दोनों ही पोलर हैं तो ईजिली घुल जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़ अगेन वही जो हमने देखा था टेम्परेचर। अब वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे क्या हो रहा था, वहाँ पे टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दे रहे हैं तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जा रही है, बट यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगी ना तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ करेगी। ये ली चार्टलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होता है, बिकॉज दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो वाली जो थी वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। एंडोथर्मिक क्यों थी, बिकॉज अगर मुझे चीनी को पानी में घोलना है तो मुझे एनर्जी उसे देनी पड़ रही है ना, हीट दे रही हूँ मैं उसे, तो उस केस में वो इंक्रीज़ कर रही थी। यहाँ पे टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसीलिए हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ करेगी। देन इसके बाद आता है थर्ड फैक्टर जो इफेक्ट करता है प्रेशर। हमने देखा था वहाँ पे प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं था अगर सॉलिड को हम लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, बट यहाँ पे इफेक्ट होता है अगर मैं प्रेशर इंक्रीज़ कर दूँ तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा समझ भी लेते हैं। सपोज़ ये मैंने एक ले लिया है बीकर टाइप एंड इसमें मैंने एक पिस्टन फिट कर दिया है, ये है पिस्टन, इसके ऊपर मैंने सपोज़ ये W एक वेट रखा है। अब यहाँ पे ये जो ऊपर है, ऊपर मैंने गैस ले ली है, नीचे जो है नीचे मैंने लिक्विड ले लिया है एंड ये ऑलरेडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अभी हमने देखा था डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब था। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब जितने मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में जा रहे हैं उतने ही बाहर भी आ जा रहे हैं, ठीक है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है ये। तो इस केस में अगर मैं जो वेट है अब उसे नीचे को करूँ, मतलब और प्रेशर लगाऊँ और ज़्यादा वेट रखूँ इसके ऊपर, तो अगर मैं और ज़्यादा वेट रख रही हूँ, सपोज़ मैंने 2 और रख दिए, तो ये नीचे को खिसक जाएगा ना। अब इसकी पोजीशन कहाँ आ जाएगी, सपोज़ पिस्टन की यहाँ पे आ गई। तो इस केस में क्या हो रहा है, मैं देखूंगी जो मेरे गैस मॉलिक्यूल्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अब लिक्विड में जाने स्टार्ट हो गए हैं। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं प्रेशर लगा रहे हैं तो नीचे को ही जाएंगे ना। तो अगर मैं प्रेशर लगा रही हूँ तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है ना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो बस यही था इसमें कि पहले डायनेमिक इक्विलिब्रियम में था, फिर मैंने प्रेशर इंक्रीज़ किया तो जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड वो इंक्रीज़ हो गई। तो यही चीज़ है, प्रेशर इंक्रीज़ करने पर जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड वो भी इंक्रीज़ होती है। देन इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है हेनरीज लॉ। उसके बाद रॉल्ट्स लॉ। दोनों में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि क्या डिफरेंस होता है, वो भी हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का जो स्टेटमेंट है वो आपको पता होगा, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, ठीक है, ये सिंपल है। अब जो मेन डिफरेंस आता है ना हेनरीज लॉ और रॉल्ट्स लॉ में, वो पहला है हेनरी का जो लॉ है वो गैस इन लिक्विड या फिर गैस जो है हमारा सल्यूट है और जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट है, सिर्फ ऐसे सॉल्यूशंस के लिए ही है, मतलब गैस एंड लिक्विड वाले सॉल्यूशन, ठीक है।
तो इसमें डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट क्या आएगा हमारा हेनरीज लॉ का, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। सिंपल है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है उसे हटाएं तो यहाँ पे के एच आ जाएगा। जो हमारा के एच है इसको हम कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। सेकंड मेन डिफरेंस यही आता है कि यहाँ पे कांस्टेंट अलग होता है, वहाँ पे जो कांस्टेंट है वो अलग होता है। तो ये आ गया गैस एंड लिक्विड वाले सॉल्यूशंस के लिए हमारा हेनरीज लॉ है, एंड यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसे हम हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। अब देखो यहाँ पे के एच इज इक्वल्स टू पी अपॉन एक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये अभी यूज़ होती है सिग्निफिकेंस में। मतलब ये क्वेश्चन भी आता है वैसे तो जनरली, जो हमारी फिशेज़ हैं या फिर जो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो लो टेम्परेचर पे क्यों कंफर्टेबल होते हैं एंड हाई टेम्परेचर पे नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जो हमारी ये के एच की वैल्यू है ना, ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ करती है। जो ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की के एच की वैल्यू हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा और यहाँ पे कम होती है, ठीक है। तो अगर के एच की वैल्यू ज़्यादा तो एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन, मतलब सॉल्युबिलिटी ही तो बता रहा है ना मुझे। तो देखो अगर के एच की वैल्यू ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, सॉल्युबिलिटी किसकी, ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। हम यही तो चाहते हैं ना, मतलब जो फिशेज़ हैं हमारी वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन ही लेती हैं, तो जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में वो पानी में डिज़ोल्व होनी चाहिए। बट अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा तो जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन की कम हो जा रही है पानी में, जिसकी वजह से उन्हें जो प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए है वो नहीं मिलेगा, एंड हेंस लो टेम्परेचर पे वो ज़्यादा अच्छे से रह पाती हैं। बिकॉज लो टेम्परेचर पे के एच की वैल्यू कम तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई ना, अब वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजन ले सकती हैं। तो ये एक चीज़ है, ये मे बी एमसीक्यू के फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बिकॉज ज़्यादा टेम्परेचर पे के एच की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है पानी में, एंड हेंस जो फिशेज़ हैं वो कंफर्टेबल नहीं हो पाती हैं। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस आती हैं हेनरीज लॉ की। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ के कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस होते हैं। सबसे पहला, वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल कंडीशन पे ही एप्लीकेबल है, यानी कि हमारा हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। सेकंड जो है, जो भी गैसेस हैं हमारी उनमें ना ही कोई एसोसिएशन होना चाहिए ना ही कोई डिसोसिएशन। एंड थर्ड, इसी से रिलेटेड है कि नो केमिकल चेंज, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए उसमें, ना ही उसमें कोई केमिकल चेंज आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तब जाके हमारा हेनरी का जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, या फिर किन किन कंडीशंस पे वो एप्लीकेबल होगा। खाली आइडियल कंडीशन में, जब जो हमारी गैसेज हैं उनमें ना एसोसिएशन हो रहा हो ना डिसोसिएशन, ना ही उसमें कोई केमिकल चेंज या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो। तो ये आई होप लिमिटेशन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आते हैं हमारे एप्लीकेशंस। जो एप्लीकेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है कार्बोनेटेड बेवरेजेस में, मतलब जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है। तो हमें पता है जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स है, कोई कोक है, पेप्सी हो गई, तो उसमें हमें पता है कि उसमें डिज़ोल्व्ड CO2 होती है, ये कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। तो जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें क्या है, जो बॉटल्स होती है ना उसकी, उसे हाई प्रेशर पे सील किया जाता है। हाई प्रेशर पे क्यों सील किया जा रहा है, हमें पता है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अगर मैं हाई प्रेशर पे उसे सील करूँगी तो जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ CO2 वो इंक्रीज़ हो जाएगी ना, सिर्फ इसीलिए हाई प्रेशर पे उसे सील किया जाता है, सो दैट जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए इन द पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद सेकंड आता है हमारा स्क्यूबा डाइवर्स। जो हमारे स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो पानी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे वो पानी के अंदर गए तो उन पे दो तरह का प्रेशर लगा। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उन पे लग ही रहा है, प्लस जो पानी का प्रेशर है अब वो भी लग रहा है ना उनके ऊपर। तो प्रेशर अगर इंक्रीज़ हुआ तो जो सॉल्युबिलिटी है किसकी, ऑफ ऑक्सीजन, जो उनके ब्लड में हो रही है सॉल्युबिलिटी, वो तो इंक्रीज़ हो गई जब वो नीचे गए। बट जब वो वापस से जो हमारा सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, इसके नीचे को गए तो एक तो पानी का प्रेशर उन पे लगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है, तो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हुई। बट अब जब वो यहाँ पर से वापस आए सरफेस पे तो जो प्रेशर है वो अचानक से क्या हुआ, कम हो गया ना। प्रेशर कम तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी कम हो गई। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, जैसे ही वो वापस आ रहे होते हैं सरफेस पे, तो बिकॉज हमारी ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो गई है तो वहाँ पे नाइट्रोजन बबल्स फॉर्म हो जाते हैं इन द कैपिलरीज। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं जो हमारे नाइट्रोजन के बबल्स फॉर्म हो जा रहे हैं उसकी वजह से जो हमारी कैपिलरीज है ना वो ब्लॉक हो जा रही हैं।
एंड हेंस प्रॉपरली हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है एंड जिसकी वजह से बेंड्स हो जाते हैं बॉडी में। तो ये 1 मार्क के MCQ में आ सकता है कि अगर स्क्यूबा डाइवर्स सडनली सरफेस पे आता है तो क्या प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है, तो बेंड्स, ठीक है। एंड क्यों हो रही है, बिकॉज नाइट्रोजन बबल्स फॉर्म हो जा रहे हैं जिनकी वजह से जो हमारी कैपिलरीज हैं वो ब्लॉक हो जा रही हैं एंड हेंस ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए वो अपने साथ क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन टैंक्स को कैरी करते हैं एंड दोज ऑक्सीजन टैंक्स आर ऑलवेज डाइल्यूटेड विद हीलियम। ये अभी जब आप P ब्लॉक वाला पढ़ोगे तो उसमें भी आता है कि हीलियम का एक यूज़, तो हीलियम को डाइल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है इन द ऑक्सीजन टैंक्स, तो ऑक्सीजन टैंक्स आर ऑलवेज डाइल्यूटेड विद हीलियम। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स की ये सारी आ सकती हैं। सबसे पहले स्क्यूबा डाइवर्स जो है नीचे गए तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, बट जब वो वापस आए तो प्रेशर कम हो गया, सॉल्युबिलिटी भी घट गई जिसकी वजह से नाइट्रोजन बबल्स फॉर्म हो गए एंड जो कैपिलरीज हैं वो ब्लॉक हो गई जिसकी वजह से क्या हो गए, बेंड्स हो गए। ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो हमेशा ऑक्सीजन टैंक से जाते हैं एंड दोज ऑक्सीजन टैंक्स आर ऑलवेज डाइल्यूटेड विद हीलियम। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और चीज़ है, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे गए, ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है फॉर ऑक्सीजन वो कम हो जाती है। इसकी वैल्यू अगर कम तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी है ऑफ ऑक्सीजन इन आर ब्लड वो भी कम हो गई। तो इसकी वजह से अगर लोग हाई एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं तो उन्हें कंटिन्यूसली जो है ऑक्सीजन का अमाउंट कम है ना उनके ब्लड में, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है उनके ब्लड में तो उसकी वजह से एक डिजीज़ हो जाती है, एक प्रॉब्लम हो जाती है कह सकते हैं, जिसको एनॉक्सिया कहते हैं, ANOXIA, ठीक है, एनॉक्सिया। एंड इसका मतलब क्या है, एनॉक्सिया का मतलब कि बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों, फिजिकली भी एंड मेंटली भी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं। तो अगर सपोज क्वेश्चन आए कि हाई एल्टीट्यूड्स पे लोग बहुत ज़्यादा वीक क्यों होते हैं, बिकॉज इनॉक्सिया हो जाता है। इनॉक्सिया क्यों हो रहा है, बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी लो एट हाई एल्टीट्यूड्स एंड हेंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन आर ब्लड इज़ ऑल्सो लो, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम रॉल्ड्स लॉ देखते हैं, देन उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रॉल्ड्स लॉ आता है। तो रॉल्ड्स लॉ क्या है, रॉल्ड्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो भी सेम है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ये होता है हमारा लिक्विड इन लिक्विड वाले सोल्यूशन के लिए, एंड दोनों ही जो लिक्विड्स है ना वो वॉलेटाइल होना चाहिए। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो इजीली भाप बन के इवेपोरेट हो सके, मतलब, ठीक है, जैसे पानी है इजीली इवेपोरेट हो सकता है, विच मीन्स वो वॉलेटाइल है। अगर कोई चीज़ इवेपोरेट नहीं हो रही है तो वो नॉन वॉलेटाइल है। तो ये है लिक्विड इन लिक्विड के लिए, एंड हेनरी वाला किसके लिए था, गैस इन लिक्विड के लिए। पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, इसका जो कॉन्स्टेंट आता है ना वो P0 आता है। एंड सपोज A जो हम सल्यूट ले रहे थे, तो सल्यूट के लिए बात कर रही हूँ मैं, तो मैं इसे इस तरह से लिख दूंगी। अगर सॉल्वेंट के लिए बात कर रही हूँ तो मैं उसे इस तरह से लिख दूंगी, ठीक है। अब ये P0A क्या है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्यूट इन द प्योर स्टेट। ये मेन चीज़ है कि अगर मैं प्योर स्टेट में उसके पार्शियल प्रेशर की बात कर रही हूँ उस केस में हम उसे P0A लिखते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर XA की वैल्यू 1 है, तो अगर XA की वैल्यू 1 है उस केस में PA जो है वो P0A के इक्वल आ जाएगा, विच मीन्स जो भी मेरा सोल्यूशन है वो प्योर स्टेट में होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। इन डिफरेंस हमारा यही है। देन पहले वाले में क्या था, P इज इक्वल टू KH इंटू X, तो इसे भी मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना। तो जो मेरा रॉल्ड्स लॉ है ना, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। कब कहते हैं हम उसे स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, जब जो इसकी वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाती है, विच मीन्स P0A इज इक्वल टू KH। तो किस केस में हम रॉल्ड्स लॉ को अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ कह रहे हैं, जब जो P0A की वैल्यू है वो हेनरीज कांस्टेंट के इक्वल हो जा रही है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो, हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से क्लास 11th में पढ़ा था। P टोटल जो होता है, मतलब जो टोटल पार्शियल प्रेशर होगा वो PA प्लस PB ही तो होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले PA की वैल्यू पुट कर देती हूँ, प्लस PB की भी वैल्यू पुट कर देती हूँ। अभी हमने पढ़ा था XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो यहाँ पे मैं इसे रिप्लेस कर सकती हूँ ना, XA की वैल्यू 1 माइनस XB इज इक्वल्स टू P0A माइनस P0A XB प्लस P0B XB। तो यहाँ पे से मैं XB जो है वो कॉमन ले सकती हूँ,
तो इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए आ जाएगा। वैसे ज़रूरी नहीं है, मे बी आ जाए, बट इसलिए मैं बता रही हूँ किस तरह से ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। तो जो हमारा पी टोटल का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में हमने जितनी भी चीज़ें करी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।